Hello everyone. So after a very long time, I'm sorry, बीच में काफ़ी break हो गया था. I am back. So this time actually I'm going to start with a new branch of geology. So we are going to start with a topic from petrology. Alright, so we are going to study about rocks, different rocks, igneous, metamorphic and sedimentary rocks. So this topic which we are going to discuss today is the mechanical structures of sedimentary rocks. तो when we talk about these mechanical structures, अच्छा जब structures की बात करते हैं तो कोई भी मान लीजिए आपके पास एक रॉक है. अगर आपके पास एक रॉक है, आपने देखा होगा उसमें कई पैटर्न बने रहते हैं. समटाइम्स यू ऑब्जर्व कि उसमें होल्स हैं, देयर आर डिप्रेशंस, समवेयर फाइंड देयर आर सम वेवी काइंड ऑफ एलिवेशंस, कुछ एंटीक्लाइंस, इंक्लाइंस, आपको अलग अलग तरह के पैटर्न्स मिलेंगे. ठीक है, तो वो जो पैटर्न्स हैं वी कॉल इट एज आर स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाउ देयर इज़ अ वर्ड मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स बने, इफ़ देयर आर एनी डिप्रेशन और एनी एलिवेशन और अ सर्टेन पैटर्न इन योर रॉक, तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी फोर्स के कारण बना होगा, राइट? सो ईदर इट कैन बी मैकेनिकल, इट कैन बी केमिकल और इट कैन बी ऑर्गेनिक. जैसे वेदरिंग होती है हमारी मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, कई तरीके की, वैसे वी हैव दी स्ट्रक्चर्स. तो जिन फोर्सेस के कारण वो स्ट्रक्चर्स बने हैं, लाइक इफ दे आर बीइंग फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस, देन यू कॉल इट एज मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद अ फर्स्ट स्ट्रक्चर as a mechanical structure. So this is your stratification. Stratification में आप देखेंगे there is a word here, okay, strati. So this is formed from your word strata. ये strata से बना है. Strata क्या होते हैं आपके? Beds और you can call layers, okay. जब हम sedimentary rocks की बात करते हैं, हमें पता है these are formed due to sedimentations. डिपोजिशन के कारण बना, लेयर के ऊपर लेयर आपकी डिपॉजिट होती जा रही है, ओके. तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है ये लेयर में हो रहा है, फाइन. तो दीज लेयर्स, दीज आर कॉल्ड योर स्ट्रैटा, राइट. तो यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है. देयर इज अ ह्यूज रॉक इन फ्रंट ऑफ यू, ओके. एक पूरा ये आपके सामने एक पूरा बेडिंग प्लेन है कि बहुत बड़ा एक रॉक बेड है जिसमें आप देखिए आपको अलग अलग कलर के ऐसे लेयर्स दिखाई देंगी. सी इट इज़ समवॉट योर वाइट कलर, इट इज़ समवॉट योर मरूनिश टाइप, यहाँ पे हल्का सा ग्रीन ब्लू दिख रहा है, यहाँ इट इज़ ऑरेंजिश कलर, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल ऐसे बेड की लेयर्स दिख रही हैं, ओके. तो इनकी थिकनेस भी अलग अलग है. देखिए समवन इज़ लाइक अ बिट थिनर, कोई थोड़ा सा थिक है. तो इनकी जो थिकनेस है, इनका जो टेक्सचर होगा, इनका मटेरियल होगा, इनके कलर्स हैं, ये सारे डिफरेंट हैं. क्यों? मान लीजिए कई साल पहले, 10 साल पहले, एक ऑब्वियसली 10 साल की यहाँ पे बात नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है इट्स वेरी वास्ट, मिलियंस में टाइम पीरियड होता है पूरा. तो फॉर एग्जाम्पल लाइक 10 साल पहले कोई एक लेयर डिपॉजिट हुई, ओके. उस टाइम जो भी वेदर कंडीशंस रही होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी, मान लीजिए ब्लू कलर की एक इतनी 10 mm थिक आपकी लेयर डिपॉजिट हुई, ऑलराइट. 10 साल बाद एक और उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हुई, से इट इज़ एट ए है ये, उसके ऊपर एक और 10 साल बाद डिपॉजिट हुई, मान लीजिए ये 20 mm की डिपॉजिट हो गई, एंड दिस इज़ योर बी. इसका टेक्सचर ऐसा है, ओके, एंड इट इज़ योर रेड कलर, ओके, एंड इट इज़ योर ब्लू कलर. तो ऐसे कर करके आपके पास अलग अलग लेयर्स मिल जाएंगी. तो दीज आर एक्चुअली योर स्ट्रैटास. और ये जो प्रोसेस हो रही है, द लेयरिंग दैट अकर्स इन मोस्ट sedimentary rocks and in those igneous rocks formed at the earth's surface from lava flows, volcanic fragmental deposits. So these layers can be understood as a layered arrangement in a sedimentary rock. तो ये जो पूरा layered arrangement हो रहा है, this is known as your stratification. Alright, तो इसमें जो thickness है और texture है, the color of the layers, it can vary. Alright. Now the next important structure is your lamination. Now the question arises कि ये जो lamina word है, it also means layer. Strata मतलब भी layer होता है, lamina मतलब भी layer होता है. तो दोनों में difference क्या है? Lamination और stratification में सिर्फ एक ही difference होता है. See, both are layers arranged in your parallel forms, alright. Parallel direction में ये सारी layers arranged होती हैं. These laminations and stratifications, these structures are both your parallel
लेयर्ड अरेंजमेंट, राइट। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन द थिकनेस इज़ वेरी हाई, मतलब थिकनेस जो होती है वो काफ़ी वेरी करती है और थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट लैमिनेशन, तो ये जो लैमिनेशन की जो लेयर्स होती है ना, ये जो सीक्वेंस होता है ऑफ लेयर्स, इट इज़ वेरी थिन, बहुत ही थिन लेयर्ड आपका सीक्वेंस होता है लैमिनेशन में। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। सी दिस इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको लेयर्स दिख रही हैं, बहुत ही थिन है, बहुत थिन है, एकदम बारीक बारीक आपको दिखेंगी, सी लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं आपके लैमिनेशंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर क्रॉस बेडिंग। क्रॉस से आपको समझ आ गया होगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रॉस्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इफ समथिंग इज इंटरसेक्टिंग देन यू कैन से इट इज़ अ क्रॉस, राइट। और बेडिंग मतलब तो आप जानते हैं, लेयर्स। ओके, बेड्स, आपकी जो रॉक बेड्स की जो लेयर्स हैं, जो सेडिमेंट्री लेयर्स हैं रॉक्स की, तो दिस इज़ योर बेडिंग। और ये क्रॉस बेडिंग, आपकी जो बेडिंग्स हैं, जो आपके बेड्स हैं, इनमें कहीं ना कोई इंटरसेक्शन हो रहा है। ऑलराइट, तो ये जो भी लेयर्स हैं बेड्स की, इनमें इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये इंक्लाइंड होंगी कहीं ना कहीं, देयर माइट बी एनी एंगल इन देम, सो दे आर नॉट पैरेलल अरेंज्ड। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन एंड लैमिनेशंस, so they were actually a parallel arrangement of layers, but here we are not talking about a parallel arrangement. यहाँ पे जो layers होने वाली हैं, इनमें एक intersection पाया जाएगा, there would be some inclination, there would be some angular relationship between the layers, so they're not going to be parallel. All right, तो let's have a look. Cross beds are the group of inclined layers, जैसा मैंने अभी बताया, and our sloping layers are known as your cross strata. Okay, cross strata कहा जाएगा जो भी आपकी sloping beds होंगी ना, like आपके पास एक plane है, okay, this is a rock, तो मान लीजिए कोई आपकी लेयर ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो ये जो slopes है ना, ये these are called your cross strata, right? There's one more thing you might be interested to know. The pattern of beds also allow you to figure out the direction that the water was moving, and therefore which part of a shoreline was sea and which was land, or the direction the river was moving. Alright, तो ये कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, कहीं पे भी अगर कोई आपको लेयर मिल रही है, then definitely वो जो sedimentary rocky layer है, it was formed due to something डिपोजिशन के कारण फॉर्म हुआ था वो। और अगर कोई चीज़ डिपोजिशन के कारण बन रही है, तो डेफिनेटली कोई एक वहाँ एजेंट इन्वॉल्व होगा, ईदर विंड और वाटर और एनीथिंग। तो जिस डायरेक्शन में आपका वो एजेंट काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका डिपोजिशन होगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका विंड डायरेक्शन वॉज समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में था, ओके, इन द राइट डायरेक्शन, एंड देन द डिपोजिशन टुक प्लेस इन दिस थिंग। सडनली योर विंड डायरेक्शन रिवर्स्ड, इस डायरेक्शन में हो गया, तो अब कैसे होगा? ऐसे होगा, सी देयर इज अ क्रॉस थिंग। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ योर लेयर्स, द डायरेक्शन या इंक्लिनेशन ऑफ योर स्ट्रेटा, इट डिटरमाइंस, ये बताता है आपको कि विंड का या वाटर फ्लो का, जैसे कि शोर लाइन पे अगर मान लीजिए आपको क्रॉस बेडिंग मिल रही है, तो जो शोर है, जो सी का डायरेक्शन है, वो किधर पाया जाएगा, तो ये हमें इससे पता चल सकता है। नाउ द क्रॉस बेडिंग इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें आपको टैबुलर मिलेगा, you get your tabular, you get wedge shaped, and you get your lenticular. So now we'll look at these 3 categories one by one. So the first thing is your tabular. Okay, जब आप tabular cross bedding की बात करते हैं, तो tabular में आप एक चीज़ देखेंगे, the diagram, let me tell you with a diagram. मान लीजिए आपकी एक rock है, alright, then you have your stratas. तो इसमें एक main stream strata होती है। मान लेते हैं हम कि ये 2 बाउंड्रीज हैं, ओके, ये इसकी ए, मान लीजिए ये ए स्ट्रैटा है, ये बी है, ये सी है, ये मेन स्ट्रीम चैनल है। अब इनके अंदर भी अलग अलग लेयरिंग होती है, और राइट, हमने माना कि ए में जो लेयरिंग है वो इस डायरेक्शन में है, ओके, बी में हो सकता है लेयरिंग अब इस डायरेक्शन में हो, सी में फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब देखिए टैबुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम स्ट्रैटा है आपकी ए, बी और सी, ये आपस में पैरेलल है। देखिए जो ए है, बी है, सी है, ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, कि मान लीजिए कॉलम है, ये कॉलम ए है, कॉलम बी, कॉलम सी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन इनके अंदर जो आपको यू आर गेटिंग दीज लेयर्स ऑफ बेड्स, ऑलराइट,
they are forming an angular relationship with each other. Like A के अंदर यहाँ पे जो beds हैं, these are inclined in this direction, alright, in left direction. लेकिन B के right direction में, तो देखिए, are they parallel? ये क्या ये आपस में parallel है? Of course not. They are inclined to each other, alright. They are in an angular relationship to each other. तो ये होता है आपका tabular cross bedding. You can have a look. ये आप देखिए, एक आपको एक ये मेन स्ट्रीम चैनल मिल रहा है, एक ये मेन स्ट्रीम चैनल मिल रहा है, और एक थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है. तो जब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो आपको मेन स्ट्रीम चैनल है ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जो इनके अंदर ये जो सब लेयर्स आप कह सकते हैं, जो सब स्ट्रैटा कह सकते हैं आप इनको, सो दीज आर inclined. Inclined, and they do not have a uniform angular relationship to each other. तो ये थोड़ा इधर उधर है. लाइक ये अगर लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ इंक्लाइंड है, तो इधर आपका मे बी राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन मिले. तो दिस इज द थिंग. ओके, सो द टॉप एंड बॉटम surface are parallel and the intervening layers are inclined differently. The second thing we need to talk about is your lenticular arrangement. Now what is this lenticular arrangement? It is a type of cross bedding in which all the layers show an extreme irregularity in their shape and deposition. Each individual layer may be intersected by many other lines at different angles. Okay? Lenticular में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा जो मेन स्ट्रीम चैनल है दे आर पैरेलल, लेकिन यहाँ पे there is nothing such sort of thing. यहाँ कोई भी किसी को भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है. Have a look. यहाँ पे एक आपके पास एक रॉक है. See, this is something, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है. तो इट इज़ समवट लाइक दिस. मान लीजिए ये एक बेड है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में, तो ये मेन स्ट्रीम चैनल भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके जो सब स्ट्रेटा है वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फिर अचानक यहाँ पे आ गए, फिर सडनली यहाँ हो गया. तो these all are intersecting each other, right? So there is not any common, मतलब एक यूनिफॉर्म एंगुलर रिलेशनशिप नहीं है. Okay, so there are extreme irregularities in shape and deposition, and individual layers intersect each other. All right, so individually they are intersecting each other, but in tabular what was happening? The mainstream channels were parallel to each other, but the substrata were inclined. They were intersecting. But in lenticular, there are extreme irregularities, and the individual layers are intersecting each other. All right. The third thing we should know is your wedge-shaped. What is happening in wedge-shaped? So in this case, individual layers in well-defined set of parallel layers, but the sets have angular relationship to each other. Okay. So what is happening in this? See, this is a wedge-shaped diagram. यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो individual layers हैं मेन स्ट्रीम चैनल की, इनके बीच में आपको एक यूनिफॉर्म रिलेशन नज़र आएगा. See, they are all are inclined, like this is set A. ये सेट A है, तो सेट A के जितने भी लेयर्स हैं, द इंडिविजुअल लेयर्स, दे आर ऑल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर राइट. ओके, in your set B, they all are inclined towards your B, okay, the left side. Then in your set C, they all are inclined towards your left side. But when you see कि A set है, B set है, C set है, क्या ये आपस में parallel है? नहीं. So you can say it is just opposite of your tabular shape. Tabular में क्या होता है? मेन स्ट्रीम चैनल आपके पैरेलल होते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेयर्स होती हैं उनमें कोई ना कोई इंक्लिनेशन पाया जाता है. ओके, मतलब वो यूनिफॉर्मली इंक्लाइंड नहीं रहती, इंडिविजुअली आपस में इंक्लाइंड है, लेकिन दूसरे सेट के इंडिविजुअल लेयर के कंपैरेटिवली नहीं है. ये देखिए, ये आपस में तो इंक्लाइंड है, आपस में इंक्लाइंड है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इंक्लिनेशन दूसरे मेन चैनल स्ट्रीम के सेट के कंपैरेटिवली चेंज हो रहा है. बट इन वेज शेप व्हाट इज हैपनिंग, द इंडिविजुअल लेयर्स आर यूनिफॉर्मली इंक्लाइंड टू ईच अदर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सेट है लाइक ए, बी और सी, ये आपस में पैरेलल नहीं है, दे आर इंटरसेक्टिंग. ऑलराइट, सो द इंडिविजुअल लेयर्स इन वेल डिफाइंड सेट ऑफ पैरेलल लेयर्स and the sets have angular relationship to each other. Okay, now let's move on to your next category, that is your graded bedding. Graded से मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा, something which is sorted. नॉर्मल सी बात है, when you are depositing something, तो क्या होता है, जो फाइन ग्रेन्स होते हैं you will get them at the top. Okay, and the coarse grains are in the base. Okay,
So this is your normal grading. Now let's look at the definition. A graded bedding is one characterized by a systematic change in grain or classed size from one side of the bed to the other. Most commonly, this takes the form of normal grading. So which causes sediments at the base which grade upward into progressively finer ones. नॉर्मल सी बात है, जब किसी भी चीज़ का डिपोजिशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो वाली चीज़ें नीचे बैठेंगी जो भारी होती हैं और बाद में वो वाली चीज़ें नीचे बैठेंगी जो कि हल्की होती हैं. कोर्स ग्रेन जो अपने होते हैं दे आर बिगर इन साइज, तो वो पहले नीचे बैठ गए, फिर उससे जो छोटे थे थोड़े वो फिर नीचे बैठ गए और फिर धीरे धीरे सबसे ऊपर आपको फाइनेस्ट ग्रेन मिलेंगे. सबसे ऊपर फाइनेस्ट ग्रेन मिलेंगे क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं और जो सबसे हल्का होता है वो सबसे बाद में डिपॉजिट होता है. इट इज़ अ नॉर्मल साइंस हियर. ओके, सो दिस इज़ योर ग्रेडेड बेडिंग. जो आपकी बेडिंग आपको जो लेयर्स दिखाई देंगी उसमें आपको सबसे नीचे सबसे कोर्स ग्रेन्स मिलेंगे और एट द टॉप द अपवर्ड साइड यू विल गेट द finest one. All right, so this is your graded bedding. The next thing is your mud cracks. Mud cracks, you might have seen, जो mud होता है आपको कहीं अगर गीली मिट्टी मिलेगी, गीली मिट्टी सूखने के बाद you might be getting some cracks over there, right? So these are your mud cracks. Normal simple definition है. Mud cracks, also known as your mud cracks, desiccation cracks or cracked mud, are sedimentary structured formed as muddy sediments dries and contracts. जैसी कोई चीज़ सूखती है तो वो contract होती है और जब when it is it is wet, गीली रहती है तो it is it's expanding. But whenever it dries it contracts. तो ये contract होने के कारण you get cracks in the mud, in the rock. All right. Crack formation also occurs in clay bearing soil as a result of reduction in water content. जैसे ही water content कम होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन उसमें स्टार्ट होता है. तो यू कैन से ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल और इरेगुलर क्रैक्स स्प्रेडिंग अलोंग द सर्फेस ऑफ एन एक्सपोज्ड सेडिमेंट्री लेयर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्रैक्स आपको तभी किसी रॉक में मिलेंगे जब ये प्रिजर्व हो सके. नॉर्मल सी बात है, इफ़ यू वांट एनी स्ट्रक्चर टू रिमेन इंटैक्ट टू द मेन रॉक, मेन स्ट्रक्चर, तो उसके लिए उसका प्रिजर्व होना ज़रूरी है. लाइक इफ़ देयर इज़ अ लेयर ए, if there is a layer A, you get some cracks over here. समय के साथ साथ if they are not preserved, अगर इसके ऊपर एक और कोई लेयर समय रहते डिपॉजिट नहीं होती है तो क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस के कारण ये जो क्रैक्स हैं ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगे एंड दे विल they won't be remaining intact with the original layer. तो इसके लिए इसका प्रिजर्व होना ज़रूरी है. So they so once these cracks are covered under further layers of mud, they get preserved in the body of the deposits and they come to light once again when the overlaying layers are eroded with the passage of time. So these are your mud cracks. Then you have rain prints. Rain prints, पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद you'll be getting some depressions, right? When something is falling onto the rock surface, if raindrops are falling, you'll get what? Small tiny depressions. ये छोटे छोटे crater like depressions आपको मिलेंगे. So these are your rain prints. और इनके लिए भी सबसे ज़्यादा important है, they should be preserved. इनका preserve होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये preserve नहीं होंगे तो they are not going to be intact with the original layer. Alright, so these are irregular small crater shaped depressions seen on fine grain dried sediments. Alright, so they may get dried up and subsequently preserved under another layer of mud and the imprints become a part of the deposit. Right, now let's move on to the last thing, that is your ripple marks. Ripple, आपको पता ही होगा ripples क्या होते हैं. Okay, wave type of thing. Okay, wavy things. आप अगर बीच में पानी में if you throw a stone into the middle of a river or water body, what you get some wavy structures. आपको ऐसे ripples मिलेंगे. Okay, so have a look here. So these are some wavy structures. These waves are here and these are your ripples. Now, so these ripples can be symmetrical or asymmetrical. Okay, I'll be letting you know कि ये asymmetrical और symmetrical क्या होता है. First, let's have a look कि what are these ripple marks. So these are quite common type of sedimentary structures of mechanical origin found in deposits made in shallow water environment. Shallow water environment आपको पता है क्या होता है? जो अपना deep ocean वाला एरिया होता है और अपना continental shelf होता है. तो जिस पोर्शन में आपका पानी clear होता है, you get clear water and the depth is very less where you find your
कोरल रीफ एंड ऑल, तो वो आपका शैलो वाटर एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आपको रिपल मार्क्स मिलेंगे। कैसे? These ripple marks are formed due to the wind or river water action। तो इस एक्शन के कारण जो डिपोजिशन होता है, जो डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो जो कंबाइन एक्टिविटी हो रही है उसके कारण ये रिपल्स फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड और वाटर। ऑलराइट, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि ये सिमेट्रिकल होने वाले हैं या एसिमेट्रिकल होने वाले हैं। ऑलराइट, अगर स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो इट कैन बी एसिमेट्रिकल। ओके, so these are generally result from interplay of wind action and wave action during the process of deposition. So the direction of a shallow water current can easily be affected by strong winds blowing over the current. So the fine sediments get dragged along with the current because of the waves so generated and deposited as and where the wave becomes weaker. तो जहाँ जहाँ wave action आपका ज़्यादा होगा, आपके पास मान लीजिए एक सेडिमेंट है, वेव का डायरेक्शन इस साइड है, तो जहाँ जहाँ द वेव एक्शन वुड बी स्ट्रॉन्गर, इट विल कैरी अवे दिस सेडिमेंट विद इट, और जहाँ पे वीकर होगा वो वहाँ पे इसे गिरा देगा। सो एंड विद दिस यू गेट सम रिपल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो रिपल मार्क्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सी, अगर वेव का डायरेक्शन में भी ऐसा है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लाइक बहुत ही इक्वल वेलोसिटी समथिंग है, जो आपका मॉडरेशंस हो रहा है वेलोसिटी में, लाइक स्ट्रॉन्ग और वीक वेव्स का, वो लगभग सेम है। तो ये जो ड्रैग हो रहे हैं ना आपके सेडिमेंट्स, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो ये जो स्लोप बन रहे हैं ये इक्वल होंगे, फिर चाहे वेव इस डायरेक्शन में हो या वेव इस डायरेक्शन में हो। बट ये जो एसिमेट्रिकल रिपल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कभी हवा मान लीजिए एकदम ज़ोर से तेज़ चल रही है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपकी हवा थोड़ी तेज़ थी, स्टीप हो गया आपका स्लोप, यहाँ थोड़ी आराम से चल रही थी, जेंटल स्लोप है, तो ये यहाँ पे एसिमेट्रिकल है। जो आपके स्लोप हैं स्टीपर और जेंटल हो रहे हैं, ये आपको मोस्टली ड्यून्स में मिलेगा, वेयर यू गेट योर विंड एक्शन। और ये जो बीचेस होते हैं आपके, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग सिमेट्रिकल ripples. So with this we have completed our mechanical structures of sedimentary rocks. Fine. Now friends, it's very important कि आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो after reading that topic you need a proper practice. So from this video we have started something कि आपने एक टॉपिक किया और तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए and let me know कि आपने उस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपको बने, how many you attempted, how much you scored. Please let me know in the comment section. Alright, so please download our BA Academy app और आज ही डाउनलोड करिए and you will be getting the first practice test on this topic, the mechanical structure of sedimentary rocks. Please go ahead and attempt this test series. इस टेस्ट को, छोटा सा टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए और एनालाइज करिए कि आपने कितना सीखा, और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो थ्रू दी कमेंट सेक्शन. इसके बाद आपको इस पीपीटी की पूरी जो नोट्स हैं, यू विल गेट द पीडीएफ फॉर्म ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दिस टॉपिक इन आवर वेबसाइट. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो यू कैन डाउनलोड दिस फ्री जियोलॉजी नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इफ देयर इज़ एनी डाउट विद यू. ऑलराइट, थैंक यू.